हेलो गाइस, आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी चेकआउट नहीं करी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को भी अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और टेक्नोलॉजी यानी कुछ टेक्निक। तो अपन बायो के अंदर टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपन यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी अपन लिए यानी इंक्लूडिंग ह्यूमंस के लिए। जैसे अपन वैक्सीन्स बनाते हैं, कुछ प्लांट्स को मॉडिफाई करते हैं, वो सब कैटेगरी के अंदर आता है अपना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एक है अपनी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी अपनी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये डेफिनेशन क्या है? ये है अपनी इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स thereof and molecular analogs to the form useful products and services। यानी अपन पूरी इंटीग्रेट कर देंगे अपनी नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को और मॉलिक्यूलर इंटीग्रेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कुछ यूजफुल प्रोडक्ट उनसे बनाना। जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था ये दोनों व्यूज को कंसिडर करता था, यानी ये ओल्ड व्यू और जो अपना पुराना व्यू है और जो नया व्यू है अपना बायोटेक्नोलॉजी का, दोनों को कंसिडर करता था। तो अपन दोनों व्यूज के बारे में बात कर लें। तो जो ओल्ड और ट्रेडिशनल व्यू था बायोटेक का, वो क्या करता था, वो पूरे होल ऑर्गेनिज्म को यूज करता था। जैसे कि अपन कर्ड मेकिंग के अंदर अपन लैक्टोबैसिलस, पूरा लैक्टोबैसिलस लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सेल्फ। फिर ब्रेड मेकिंग या फिर बीवरेज मेकिंग की बात करें तो फिर जो मॉडर्न बायोटेक है, तो मॉडर्न बायोटेक के अंदर अपन सेल्स के पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल यानी कि डीएनए आरएनए भी यूज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे अपन एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, क्लोन्स बनाते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाते हैं, ये सब अपने मॉडर्न बायोटेक के एग्जांपल्स हैं। प्रिंसिपल क्या अपनी बायोटेक्नोलॉजी की? तो दो प्रिंसिपल पे बेसिस होता है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है और एक मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशन होता है। तो अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, इनके अंदर अपन टेक्निक यूज करते हैं टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और आरएनए को अपन अल्टर करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर, जिसका जो होस्ट सेल का फिनोटाइप चेंज हो जाता है। इसी को अपन जीन मैनिपुलेशन भी बोलते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशन के अंदर क्या होता है, अपन इनके अंदर ग्रो करते हैं अपने डिजायर्ड माइक्रोब्स को ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन अपने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि अपने वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गए, तो अपन इसको लार्ज स्केल में ऑब्टेन करते हैं, केवल और केवल डिजायर्ड माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं। स्टेप्स क्या इंक्लूड है अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर? तो सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं अपना डिजायर डीएनए या फिर जीन यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आइडेंटिफाइड डीएनए को इनटू द होस्ट सेल और मेंटेन करते हैं अपन इंट्रोड्यूस डिजायर डीएनए को अपने होस्ट सेल के अंदर, और जिस कारण वो ट्रांसफर करें अपने प्रोजेनी को। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आरएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट आरएनए का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था? तो वो कंस्ट्रक्शन किया था अपने 1972 के अंदर बाय द स्टेनले कोहेन एंड द बोयर। तो इन्होंने किस पे वर्क करा था? इन्होंने वर्क करा था अपने सोलोमेलिना टाइफीमेरियम के अंदर। तो इनके अंदर ये क्या करते थे, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यानी कि अपना जो डिजायर्ड जीन लेते थे और एक वेक्टर रहते थे। तो जो वेक्टर रहता है वही अपना होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है और इसी के पास कैपेबिलिटी होती है ताकि ये इसको डिवाइड कर पाए। तो इन दोनों को इन्होंने आपस में जोड़ा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और फिर इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कर दिया अपना ई कोलाई के अंदर। और फर्दर जब ई कोलाई डिवाइड हुआ तो जो इनके प्रोजेनी है, तो जो डिजायर्ड जीन है वो इनके प्रोजेनी में भी आ गया था। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है? वो है अपने पॉल बर्ग। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने SB40 प्लस वेक्टर इन्होंने कौन सा लिया था, लैम्डा फेज वेक्टर लिया था, और जो SB40 है उसको अपन सिमन वायरस बोलते हैं। तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था अपने होस्ट जो कि था ई कोलाई के अंदर। कौन कौन सी बेसिक स्टेप होती है अपनी जीन क्लोनिंग के अंदर? तो सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, यानी कि जो अपना डिजायर्ड डीएनए या फिर डिजायर्ड जीन है उसको वेक्टर के साथ कॉम्बिनेट करते हैं और अपन बनाते हैं अपना एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। इसका इंट्रोडक्शन कराता है अपन ना जो rDNA इनटू द होस्ट सेल, और फिर वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन करता है अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रहता है वो रेप्लिकेशन करता है और डिवीजन होता है अपने होस्ट सेल का, जिस कारण जो ये मल्टीपल अपने डिजायर्ड जीन को फॉर्म कर लेता है, यानी मल्टीपल कॉलोनीज को फॉर्म कर लेता है अपने होस्ट सेल की, जिस कारण जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट अपन इंट्रोड्यूस कर रहा था होस्ट सेल के अंदर, ये जितने भी प्रोजेनी है इनके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी को अपन जीन क्लोनिंग बोलते हैं। तो कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के अंदर? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके अंदर एंजाइम्स की। एंजाइम्स 3 टाइप के यूज होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने लाइसिस या फिर लाइजिंग एंजाइम्स की।
तो जो अपना लाइजिंग एंजाइम रहता है ये ब्रेक डाउन कराता है अपने सेल को टू गेट द डीएनए। तो अपने को डीएनए ऑब्टेन करना रहता है किसी भी सेल से, तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, अपनी सेल वॉल हो गई, उन सबको ब्रेक कराता है अपना लाइजिंग एंजाइम। तो सेल वॉल को ब्रेक कराने के लिए अपने को रिक्वायर्ड होते हैं सेल्यूलोज या पैक्टिनेज जो कि प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, और फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए अपने को रिक्वायर्ड होते हैं काइटिनेज। तो जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि जो अपन डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, और फिर प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए अपन प्रोटीएजेस का यूज़ करते हैं, और आरएनए को तोड़ने के लिए अपन आरएनएस का यूज़ करते हैं। बट अपन इनके अंदर डीएनएस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अपने को डीएनए ऑब्टेन करना है, ना कि तोड़ना है। फिर दूसरा एंजाइम रहता है अपने क्लीविंग या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्हीं के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी के बाद ही ये अपनी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये पॉसिबल हुई थी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुई थी। तो जो अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इन्हीं को अपन मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, या फिर अपन इनको केमिकल सीजर्स बोलते हैं। तो डिस्कवरी किसने करी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की? वो करी थी अपने आर्बर, नैंथन और स्मिथ ने। इस कारण इनको नोबेल प्राइज में मिला था। अपने जो न्यूक्लियसेस रहते हैं ये बिलोंग करते हैं 3 क्लासेस के अंदर। ये एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस होता है और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। जो अपने एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ये टर्मिनल एंड पे कट करते हैं, और जो अपना एंडोन्यूक्लियस रहते हैं ये अपने किसी भी सेंटर पार्ट में या किसी भी पार्ट में कट कर सकते हैं। और जो अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये प्रेजेंट रहता है अपने प्रोकैरियोटिक के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, ताकि ये अपना खुद का डिफेंस कर सके फ्रॉम द लैम्डा फेज बैक्टीरिया। तो इनकी डिस्कवरी किसने करी थी? डिस्कवर्ड हुए थे इन 1963 फ्रॉम द ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स अपना इम्यून सिस्टम प्रेजेंट रहता है, एक मिथाइलेटिंग एजेंट रहता है, तो यानी कि जो इनका डीएनए रहता है ये मिथाइलेटेड होता है, जिस कारण ये अपने डीएनए को तो इफेक्ट नहीं कर पाते रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जो लैम्डा फेज का डीएनए रहता है वो उनको कट कर देते हैं ये अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिस कारण जो लैम्डा फेज है वो वीक हो जाता है। फिर इसी कारण जो ई कोलाई को प्रोवाइड होती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरियोफेज, और अपने आप के डीएनए को ये प्रोटेक्ट कर पाते हैं फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाय मिथाइलेटिंग एजेंट, यानी कि इनका मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है ऑन द डीएनए। तो जो अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रहता है वो आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और उन्हीं को ये क्लीव कर पाता है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन सी रहती है? वो पैलेंड्रिक फॉर्म में रहती है, यानी पैलेंड्रिक नेचर के अंदर रहती है, यानी आगे से पढ़ो भी तो भी सेम और पीछे से पढ़ो तो भी सेम। जैसे मैम, MAM, आगे से पढ़ो तो भी सेम आएगा और पीछे से पढ़ो तो भी सेम आएगा, MAM। तो वो सीक्वेंस जैसे अपन एग्जाम्पल के अंदर तौर पे लेते हैं GAATTC, तो GAATTC इन पैलेंड्रिक का सीक्वेंसेस को ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई करता है और इन्हीं को क्लीव कर पाता है। तो कितने टाइप्स के अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं? तो 3 टाइप के अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। एक RE1 होता है, एक RE2 होता है और एक RE3 होता है। जो RE1 रहता है इनके अंदर 3 यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं, इनके अंदर ATP रिक्वायर्ड होता है, और जो इनका फंक्शन रहता है, इनका फंक्शन क्या रहता है, यानी कि जो अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट है उनके बहुत पहले ये कट लगाता है, यानी कि जो ये अपना यूजफुल नहीं है अपना DNA टेक्नोलॉजी के अंदर। और जो RE2 रहता है ये इनके बना रहता है केवल 1 यूनिट का, इनके अंदर मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है, और ये रिकॉग्नाइज करते हैं अपने रेस्ट्रिक्शन साइट को और उन्हीं को क्लीव करते हैं, ना कि उनके पहले क्लीव करते हैं। और इस कारण ये बहुत इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और जो अपना RE3 है ये भी 2 यूनिट्स का बना रहता है, इनके अंदर भी ATP रिक्वायर्ड होते हैं, और ये सेम होते हैं अपने RE1 टाइप के, यानी इनका भी यूज़ नहीं होता रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अपन अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, यानी कि ये कैसे काम करते हैं। ये सबसे पहले अपना इंस्पेक्ट करते हैं डीएनए को और आइडेंटिफाई करते हैं अपने पैलेंड्रिक सीक्वेंसेस को और उनको कट करते हैं। तो कट भी ये 2 तरीके का कर पाते हैं, एक का स्टिकी एंड होता है और एक अपना ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। और अभी तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट कर चुके हैं फ्रॉम द 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो अपन कट की बात करें तो जो सबसे पहले टाइप का कट होता है वो स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि इनके अंदर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोम कट होता है, यानी कि ये 2 बॉन्ड को कट करता है, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है, यानी कि ये यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे कट करेगा और सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को खोल देगा। इस वजह से एक ओवरहैंगिंग प्रोड्यूस होती है, इसी को अपन स्टिकी एंड बोलते हैं। जो टाइप 2 का कट रहता है उसको ब्लंट एंड कट बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोम पे कट करता है, जिसके कारण ये केवल और केवल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ पाता है। तो मैंने जैसा बताया जो स्टिकी एंड का कट रहता है वो प्रोड्यूस करता है अपने ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड को,
जो कि बाइंड करते हैं फ्रॉम दी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। तो जो अपना फॉरेन डीएनए और जो वेक्टर रहता है वो हमेशा एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होना चाहिए, एक ही यानी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी इसका नामकरण कैसे करते हैं अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। जो अपना ई कोर 1 रहता है, तो ई जो रहता है वो जीनस रहता है, जो फर्स्ट लेटर रहता है वो जीनस रहता है, और जो सी ओ रहता है यानी कि जो सेकंड लेटर रहता है वो अपन उनको स्मॉल में लिखते हैं, और ये स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जो इस्चर्शिया कोलाई से ये निकला हुआ है। और जो अपना आर रहता है ये अपने स्ट्रेन को डिनोट करता है, इसको हमेशा अपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो ये स्ट्रेन से निकाला गया है उसका नाम है अपना RY13, और जो फर्स्ट है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है जहाँ के ये किस से डिस्कवर्ड हुआ है, यानी कब डिस्कवरी इसकी हुई है ऑफ द सेम स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया से। इन 1968 तो जो सबसे पहले डायग्नोज या फिर आइसोलेट किया गया था वो था अपना HIND-2। तो अपन HIND-2 की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे डिस्कवर्ड हुआ, तो पहले नंबर पे जो डिस्कवर्ड हुआ था वो HIND-1 था, जो कि टाइप 1 का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। जो टाइप 2 का रहता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो रहता है अपना HIND-2। इसके अंदर जो H है वो हीमोफाइलस को रिप्रेजेंट करता है, और IN अपना इन्फ्लुएंजा को रिप्रेजेंट करता है, और D अपना स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो 2 है वो अपना रिप्रेजेंट करता है कब डिस्कवर्ड हुआ, यानी कौन से टाइम पे डिस्कवर्ड हुआ ऑफ द सेम बैक्टीरिया। तो अपन कुछ अब बात कर लें कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं ई कोर 1, यानी कि इनका जो नाम रहता है वो इस्चर्शिया कोलाई RY13 रहता है। ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनको काटते हैं GAATTC, ये एक स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे जो रहते हैं वो अपना रहता है BAM1, यानी कि जो B को रिप्रेजेंट करता है वो बेसिलस रहता है, और जो AM को रिप्रेजेंट करता है वो रहता है अमाइलोलिक्यूफेशन। जो ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ये करते हैं अपने काटते हैं GGATTCC, ये एक स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करते हैं। जो अपना HIND-3 है इसका नाम रहता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा RD, तो ये कौन से सीक्वेंस को काटती है, ये AAGCTT इन सीक्वेंसेस को काटती है और स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करती है। PSG1 यानी कि इनका नाम जो रहता है वो प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी रहता है, ये एक स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करते हैं। इनका कोई सीक्वेंस अपने को इतना रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, ये केवल 3 सीक्वेंस अपने को इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको याद कर लेना। फिर जो अपना PBU1 रहता है इसका नाम रहता है अपना प्रोटियस वल्गैरियस, ये भी एक स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता है। जो HPA2 रहता है इसका नाम रहता है अपना हीमोफाइलस पैरा इन्फ्लुएंजा, ये भी एक स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता है। SAL1 यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एलस, जो कि एक स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता है। ALU1 यानी कि आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, जो कि एक ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है। ECOR2 एक इस्चर्शिया कोलाई RY245 एक ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो ECOR1 है वो अपना स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता है, और जो ECOR2 है वो एक ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है। HIND-2 इनका नाम रहता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD, ये एक ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है। तो जो अपना HIND-3 रहता है वो स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता है, जबकि जो अपना HIND-2 रहता है वो एक ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है। SMA1 यानी कि सर्शिया मेरेसेंस, ये एक ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करते हैं। फिर SCA1 यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस सिसोफाइसिस एक ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है। HPA1 यानी हीमोफाइलस पैरा इन्फ्लुएंजा एक ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है। HE3 यानी कि हीमोफाइलस एजिपिटस एक ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है। तो अपने कुछ ट्रिक बनाई है लर्न करने के लिए, कौन से स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करते हैं, कौन से ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करते हैं उनकी ट्रिक है, जो अपना सलमान भाई है तो उनका जो इकोनॉमिक्स और पर्सनल प्राइवेट है, जो इनका इकोनॉमिक्स और जो पर्सनल अकाउंट है वो सब प्राइवेट है, तो सलमान भाई इकोनॉमिक्स पर्सनल प्राइवेट ही है। तो ऐसे अपना SAL1, भाई से अपना BAM1, और E से अपना ECOR1, P से अपना PSG1, और P से अपना PBU1, और H से अपना HIND-3 एंड H से अपना HPA2। तो कौन से अपना ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके लिए अपन ने ट्रिक बनाई है बंटी शी इज स्वीट एंड हेल्दी। A से अपना LU1, H से अपना HPA1, H से अपना SCA1, H से अपना HIND-2, और E से अपना ECOR2, S से अपना SMA1, और H से अपना HE3। तो ये ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करते हैं। अब तीसरे टाइप के अपन एंजाइम की बात करें वो रहते हैं अपने लाइगेसेस, इनको अपन ज्वाइनिंग या फिर सीलिंग एंजाइम भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना जो फॉरेन डीएनए जो कट होता है फ्रॉम द ECOR1 और जो अपना वेक्टर कट होता है फ्रॉम द ECOR1, इन दोनों को आपस में लाइगेट यानी इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये फॉर्म करते हैं अपने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। इस वजह से इनको अपन मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, और ये अपने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को वापस फॉर्म करते हैं। ये ATP का यूज करते हैं फॉर द लाइगेशन। तो जो मोस्ट कॉमन लाइगेज यूज होता है अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर वो रहता है TuDNA लाइगेजेस, जो कि कोड करता है फ्रॉम दी टाइफेज। अब अपन बात करते हैं कुछ सिंथेसाइजिंग एंजाइम पता देते हैं जो कि फॉर्म करता है अपने कोरस ऑफ द डीएनए को ऑन द एग्जिस्टिंग डीएनए टेम्पलेट, जैसे कि अपना डीएनए पॉलीमरेज रहता है और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रहता है।
फिर तीसरे टाइप के रहते हैं वो अपने रहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं अपने फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम दी 5 प्राइम एंड से, जो कि प्रिवेंट करता है अपना सेल्फ लाइगेशन होने से, यानी कि सेल्फ कॉइलिंग होने से ये प्रिवेंट करता है। तो इनमें दो टाइप के एग्जाम्पल अपना एक बैक्टीरियल अल्कलाइन फॉस्फेटेज रहता है जो इसका नाम है अपना बाप शॉर्ट फॉर्म, और एक साप रहता है यानी CAP, इनको नाम है अपना कार्प इंटेस्टाइन अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ये थे अपने एंजाइम्स। अब अपन बात करेंगे अपने वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स को अपन क्लोनिंग वेक्टर भी बोलते हैं। ये एक तरीके के कैरियर रहते हैं, यानी कि ये डिलीवर करते हैं अपने फॉरेन DNA को इनटू द होस्ट सेल। इस वजह से इनको अपन जीन टैक्सी बोलते हैं, यानी कि एक टैक्सी की तरह काम करते हैं जो कि ड्राइव करके ले जाते हैं अपने फॉरेन DNA को इनटू द होस्ट सेल। तो वेक्टर्स कैसे होना चाहिए, तो ये होना चाहिए अपने एबल टू लिंक विद द फॉरेन DNA या फिर एलियन DNA, और सिलेक्शन बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच पर भी ये अपन आपस में आसानी से सेलेक्ट कर पाए, ऐसे वेक्टर होना चाहिए। ऐसा कौन सा आइडियल वेक्टर होना चाहिए, अपन इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो आइडियल वेक्टर के अंदर एक ओरी साइट प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि एक तरीके का सीक्वेंस रहता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यानी कि जो अपना फॉरेन DNA ये हमेशा लिंक्ड होना चाहिए ऐसी साइट से, ताकि ये अपने आप को होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर पाए। अगर होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट नहीं कर पाए तो अपने को कोई एंजाइम इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही नहीं निकलेगा। तो एक ओरी साइट प्रेजेंट रहती है अपनी प्रोकैरियोटिक के अंदर, जबकि एक से ज्यादा ओरी साइट प्रेजेंट रहती है अपनी यूकैरियोटिक के अंदर। जो अपना ओरी साइट रहती है, यानी कि उनके अंदर हाई कॉपी नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही वो अच्छे वेक्टर कहलाते हैं। एक ROP साइट यानी कि अपने रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, यानी कि इनके अंदर ये अपने कोड करते हैं फॉर द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर। जो अपना वेक्टर रहता है वो हमेशा स्मॉल साइज का होना चाहिए, और इनके अंदर क्लोनिंग या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस रहते हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि कट होते हैं फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इनके अंदर एक सेलेक्टेबल मार्कर भी प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि अपन आइडेंटिफाई कर पाए अपने नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच में। जो अपने इकोलाई के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, वो रहते हैं अपने एम्फीसाइलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएंथीफिनॉल और कानामाइसिन, जो कि नॉर्मली इकोलाई के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और जबकि अगर ये प्रेजेंट रहेंगे तो ये रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे इन केमिकल्स के लिए। तो अपन आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे जो सेलेक्टिव मार्कर्स रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में प्रेजेंट रहते हैं और एक लैक्जेट जीन रहते हैं, जो कि कोड करते हैं अपने बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम के लिए। जो अपना मोस्ट कॉमनली यूज होता है वेक्टर, उसका नाम है अपना प्लास्मिड। और भी तरीके के वेक्टर रहते हैं वो अपन आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। जो अपना वेक्टर रहता है वो भी डिपेंड होता है ऑन द साइज ऑफ द इंसर्ट, यानी कितना किलो बेसिस का अपन साइज इंसर्ट कर रहे हैं इन अ वेक्टर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने प्लास्मिड वेक्टर के बारे में। तो ये सर्कुलर रहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA रहते हैं, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA मटेरियल रहता है अपने बैक्टीरिया का। ये ऑटोनोमस होते हैं, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो एक आर्टिफिशियल अपना प्लास्मिड बनाया गया था, इसका नाम था PBr322। तो P यानी प्लास्मिड होता है, B से इनके दोनों BR से अपने दोनों साइंटिस्ट का नाम है, और 322 एक्सपेरिमेंट नंबर था, जो कि फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर था। इनके अंदर अपनी ओरी साइट प्रेजेंट होना चाहिए, ROP प्रेजेंट होना चाहिए, और क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होना चाहिए, और सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो अपना PBr322 था, इनके अंदर दो सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट थे, अपना एक था एम्फीसाइलिन और टेट्रासाइक्लिन। अपन स्ट्रक्चर ऑफ द PBr322 की बात करें तो इनको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैंने याद करने की कोशिश करवाई है आप लोगों को। 7.5 के अराउंड, यानी कि 7.5 का कांटा कहाँ होता है, वहाँ के अराउंड ये अपने जो प्रशांत और पवन चालू हुए थे। तो यहाँ ओरिजिन साइड यहाँ पे होगी, प्रशांत एंड पवन चालू हुए, यानी एयरपोर्ट की ओर गए। इकोनॉमिक क्लास की हिंदुस्तान 3 टर्मिनल से टिकट ली और बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे में जो सलमान खान इनसे मिले, इसको यकीन नहीं हो रहा था अपने पवन को, तो पवन ने छू के देखा और पवन वहाँ पे बैठ के रो दिया, उनको देख कर रो दिया। तो सिंपली अपने का जो ओरिजिन साइट रहती है, ओरिजिन साइट के बाद ये अपना एम्फीसाइलिन रहता है, उसके अंदर 2 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट रहती है, अपने प्रशांत 1 एंड PSU1। फिर इसके बाद आते हैं अपनी 3 क्लोनिंग साइट रहती है, यानी कि इकोर 1, क्लाव 1 एंड द हिंड 3। फिर जो टेट्रासाइक्लिन रहता है, इनके अंदर 2 साइट प्रेजेंट रहती है, अपनी एक बाम 1 रहती है और एक साल 1 रहती है। PST1 यानी प्रोविडेंशिया स्टुअर्टिया रहता है, और PVU1 यानी प्रोटियस वल्गैरिस रहता है। इकोर 1 यानी कि एस्चर्चिया कोलाई RY13 रहता है। क्लाव 1 यानी कैरिप्सिनम लैरिथ रहता है, और हिंड 3 यानी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा रहता है, और बाम 1 यानी बेसिलस माइलोलिक्यूफेशन रहता है, और साल 1 अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन अल्टियस रहता है। और PVU का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने टाइप्स के प्लास्मिड होते हैं, अपना एक R प्लास्मिड रहता है, एक CO प्लास्मिड रहता है, एक F प्लास्मिड रहता है और एक TI प्लास्मिड रहता है। जो अपना R प्लास्मिड रहता है ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, जैसा एम्फीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के
अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अपना आर प्लाज्मिड। जो COL प्लाज्मिड रहता है ये प्रिवेंट करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉल्शियस सिंक, और जो F प्लाज्मिड रहता है ये प्रोवाइड करता है फर्टिलिटी टू द बैक्टीरिया, यानी कि अगर F स्ट्रेन प्रेजेंट है तो वो F+ होगा और स्ट्रेन एब्सेंट है तो वो F- होगा। और जो TI प्लाज्मिड रहता है ये एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड रहता है जो कि मिलता है अपना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के अंदर। अपन कुछ बैक्टीरिया की बात करें और वो कितना किलोबेस इंसर्ट कर सकते हैं, तो अपन प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होता है और ये अप टू 15 किलोबेस को इंसर्ट कर सकता है और ये नेचुरली फाउंड आउट होता है। फिर अपना जो बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया फेज, इनके अंदर लैम्डा फेज रहता है और एक M13 फेज रहता है। जो लैम्डा फेज रहता है वो 23 किलोबेसिस तक अपन उसके अंदर डाल सकते हैं और जो इंसर्शन कर सकते हैं और ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है। और जो अपना MA13 फेज रहता है ये स्मॉलर सीक्वेंसेस को अपना इंसर्ट कर सकते हैं इनके अंदर और ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। और फैजमिड नाम से ही समझ आ रहा है कि इनके अंदर लैम्डा फेज और प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेंगे। ये अप टू 25 to 35 किलोबेसिस को इंसर्ट कर सकते हैं और ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, यानी कि अपन लैम्डा फेज और प्लाज्मिड को जोड़ के इनको बनाया जाता है। फिर कॉस्मिड, यानी कि इनके अंदर कॉस साइट यूज होती है अपनी लैम्डा फेज की और प्लाज्मिड यूज होता है। ये अप टू 45 किलोबेसिस तक इनके अंदर अपन इंसर्ट कर सकते हैं और ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। फिर BAC यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनके अंदर ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होते हैं, इनके अंदर 200 से 300 किलो बेसिस तक अपन इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। फिर अपना YAC यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी कि इनके अंदर अप टू 1000 किलो बेसिस तक अपन डाल सकते हैं, ये भी आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। HAC यानी कि ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनके अंदर अपन मोर देन 1000 किलो बेसिस डाल सकते हैं। फिर ट्रांसपोजिशन वेक्टर, तो जो अपना ट्रांसपोजिशन वेक्टर रहते हैं जंप करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर लोकस, तो ये डिस्कवर्ड हुए थे फ्रॉम द क्लिंटोनिक। जो शटल वेक्टर रहते हैं, शटल वेक्टर किस टाइप के रहते हैं, इनके अंदर 2 टाइप्स की ओडी प्रेजेंट रहती है और सेलेक्टेबल मार्कर रहते हैं। ये दोनों में एक्सेस करते हैं अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। जो SB40 यानी कि सिमन वायरस था, ये अपने पॉल साइंटिस्ट ने भी यूज करा था। फिर O टाइप के वायरस भी अपन वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेट्रो वायरस हो गया, CMV हो गया, TMV हो गया। और जो अपना TI प्लाज्मिड था जो कि आर्कोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से मिला था, ये अपन प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। तो जो TI प्लाज्मिड रहते हैं जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द आर्कोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, तो ये क्या करते हैं, ये ट्यूमर कॉज करते हैं अपने प्लांट के अंदर। अपन इनको बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे अपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि अपन इनको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाए और इनको प्लांट सेल के अंदर ग्रो कर पाए इन द लार्ज क्वांटिटी। फिर एक और टाइप के TI प्लाज्मिड रहते हैं जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द आर्कोबैक्टीरियम राइजोजिनस, जो कि कॉज करते हैं एक हेयरी रूट डिसीज को। फिर कंपिटेंट होस्ट, यानी कि अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन करा था अपने रिकॉम्बिनेंट DNA का, उनको अपन ट्रांसफर करना रहता है अपने होस्ट सेल के अंदर। तो कौन सा होस्ट सेल लेना चाहिए, तो या फिर कैसे ट्रांसफर करेंगे अपन होस्ट सेल के अंदर, इनके अंदर सबसे पहले मेथड होती है हीट शॉक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपन कैल्शियम के साथ ट्रीट कराते हैं, अपनी जो मेम्ब्रेन है उसको कैल्शियम के साथ ट्रीट करवाते हैं और उनको हीट शॉक मेथड देते हैं, यानी कि सबसे पहले आइस पे प्लेस करेंगे, फिर अपन उनको 42 डिग्री सेल्सियस देंगे, जिस कारण इनके अंदर पोर्स डेवलप हो जाएंगे और कैल्शियम आयन के कारण ये अंदर चला जाएगा। क्योंकि जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो हाइड्रोफिलिक रहती है नेचर के अंदर, जबकि जो अपना DNA रहता है वो हाइड्रोफोबिक रहता है नेचर के अंदर। फिर एक वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है जो कि होता है बाय द मीन्स ऑफ द कैरियर, जैसे कि अपन ने आर्कोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के बारे में बात करी थी, इन्हीं के थ्रू अपन कंपिटेंट होस्ट के अंदर डाल सकते हैं, जैसे अपना राइनो वायरस हो गया। वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर, यानी कि वेक्टर के बिना जीन ट्रांसफर कैसे करें अपन, तो इसको अपन डायरेक्ट जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। इनके अंदर 2 मेथड होती है, केमिकल मेथड होती है, एक फिजिकल मेथड होती है। जो केमिकल मेथड होती है इनके अंदर अपन पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हैं, जिसका जो अपन इंसर्ट करते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट DNA को इनटू द प्लांट सेल। फिर जो फिजिकल मेथड है इनके अंदर एक जीन गन होती है या फिर बायोलॉजिस्टिक मेथड होती है, फिर इलेक्ट्रोपोरेशन होता है और एक माइक्रो इंजेक्शन मेथड होती है। जो अपनी जीन गन है, जीन गन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट DNA इनको कोट करते हैं अपन विद द गोल्ड एंड टंगस्टन के थ्रू कोट करते हैं, एक पैलेट बनाते हैं और बहुत ही हाई वेलोसिटी में अपन इनको फायर करते हैं, जिस कारण ये प्लांट सेल के अंदर छेद कर देता है और अंदर चला जाता है, बट ये अपन एनिमल के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते इजीली। फिर इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, इनके अंदर टेम्परेरी पोर्स अपन क्रिएट कर देते हैं, जिस कारण ये आसानी से पास आउट हो जाते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट DNA। फिर जो अपना माइक्रो इंजेक्शन रहता है, माइक्रो इंजेक्शन के अपन जो अपन रिकॉम्बिनेंट DNA इसको आराम से अपन सक करते हैं, सक करने के बाद अपन इनको आराम से इंजेक्शन के थ्रू अपने होस्ट सेल के अंदर पुट कर देते हैं, यानी माइक्रो सिरिंज के थ्रू अपन होस्ट सेल के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो मैंने जैसा बताया जो DNA रहता है वो अपना हाइड्रोफिलिक रहता है नेचर के अंदर, जिस कारण ये क्रॉस नहीं कर पाता अपने हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो यानी ये दोनों अलग नेचर के रहते हैं, इस वजह से जो DNA रहता है वो क्रॉस नहीं कर पाता और DNA सबसे पहली बार नेगेटिवली चार्ज रहता है और हाइड्रोफिलिक रहता है नेचर के अंदर। तो अब हम कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे अपने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, रिकॉम्बिनेंट को फ्रॉम दी नॉन
रिकॉम्बिनेंट से। तो जैसा अपन ने बताया, जैसे अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, फिर अपन ने इनको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा। इंट्रोड्यूस होने के बाद ये अपने ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएंगे। अपन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेंट को फ्रॉम दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम दी नॉन रिकॉम्बिनेंट के। तो अपन ट्रांसफॉर्मेंट जीन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे अपन ने ट्रांसफॉर्म जीन बना लिया, यानी डिजायर्ड अपन ने जीन इंट्रोड्यूस कर दिया वेक्टर के अंदर और वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया फाइनली होस्ट सेल के अंदर, तो होस्ट सेल को भी रिकॉम्बिनेंट तो बनना ही पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल अपने लिए को निकालना है, प्रोसेस के थ्रू अपन इनको निकाल सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सेलेक्टिंग यूजिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो जो अपन ने जैसा बताया, इनके अंदर कुछ सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होते हैं अपने वेक्टर के अंदर, जैसे कि अपने एम्फीसाइलिन, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट रहते हैं। बाई चांस अगर अपन ने जैसे PBR322 लिया और इनके अंदर अपन ने टेट्रासाइक्लिन के डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो वर्क नहीं कर पाएगा, यानी कि जो अगर अपन इनके अंदर एम्फीसाइक्लिन के अंदर ग्रो करेंगे तो ये आसानी से जिंदा रह जाएगा, यानी जो एम्फीसाइक्लिन अगर प्लेट पे ग्रो होंगे वो जिंदा होंगे, और जो अगर प्लेट पे ग्रो नहीं कर पाएंगे अपनी एम्फीसाइलिन के अंदर वो रिकॉम्बिनेंट नहीं होंगे। यानी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रहते हैं वो डाई हो जाएंगे और जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट रहते हैं वो जिंदा रहेंगे, और जो अपना ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट रहते हैं वो भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन है वो इंसर्शन के कारण इनएक्टिवेट हो गया है। यानी इनके अंदर अपन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, यानी कि अपन इनएक्टिवेट कर देते हैं अपने सेलेक्टेबल मार्कर को फ्रॉम द एडिशन ऑफ द डिजायर्ड फॉरेन जीन। और जो अपना एंटीबायोटिक रहता है वो हेल्प करता है अपने को इन चूजिंग द ट्रांसफॉर्मेंट एंड अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो कि इनएक्टिवेट हो गया है ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो कि हेल्प करता है अपने को सेलेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर। तो जो दूसरी मेथड होती है वो रहती है अपनी ब्लू वाइट सिलेक्शन, यानी कि अपन केवल और केवल इसको सिंगल स्टेप में सेलेक्ट कर पाते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट को फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। इनके अंदर पे अपन यूज करते हैं टेक्निक इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द LEGZ जीन, जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि एक ब्लू कलर देता है। अगर ब्लू कलर आएगा तो वो ट्रांसफॉर्मेंट होगा बट नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है। और अगर ये व्हाइट कलर देगा तो वो ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट भी होगा, यानी कि जो व्हाइट कलर वाला है वही अपने को सेलेक्ट करना है और ब्लू कलर वाले सेलेक्ट नहीं करने। ये भी होता है ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द LEGZ जीन। तो अपन अब बात करते हैं प्रोसेसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले अपन आइसोलेशन करेंगे अपने डीएनए का, फिर उसको फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ेंगे अपने डीएनए को फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर अपन सेपरेट करेंगे अपने और आइसोलेट करेंगे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, यानी उसको जीन को बड़ी मात्रा में बढ़ा देंगे, फिर इनका लाइगेशन कराएंगे अपने डिजायर्ड जीन का विद द वेक्टर, अपने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे अपने डिजायर्ड वेक्टर को, यानी वेक्टर जो अपना रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर है तो उसको अपन होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और कल्चर करेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल को इनटू द लार्ज स्केल, और फिर सेपरेशन करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे अपने प्रोडक्ट का। तो एक एक करके अपन प्रोसेसेस देखते हैं। सबसे पहले अपन आइसोलेट करेंगे अपने डीएनए को। तो सबसे पहले अपन सारे जो भी अपनी वॉल्स वगैरह सबको काट देंगे, जैसे सेल्यूलोज को काट देंगे, फिर काइटिनेज के थ्रू काइटिन को काट देंगे, फिर लाइसोजाइम्स काट देंगे जो कि बैक्टीरियल सेल डिग्रेड करेंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकेज करवाएंगे, फिर प्रोटीन्स का ब्रेकेज करवाएंगे, फिर आरएनए का ब्रेकेज करवाएंगे फ्रॉम दी आरएनएस। फिर अपन इसके अंदर एक ऐड कर देंगे चिल्ड इथेनॉल, जिसका जो अपना डीएनए वो थ्रेड्स के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा, और फिर अपन स्पूलिंग टेक्निक के थ्रू अपन डीएनए बाहर निकाल सकते हैं। जो दूसरी प्रोसेस होती है इनके अंदर अपन फ्रेगमेंट कर देते हैं अपने डीएनए का विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि जो अपना डीएनए जो डिजायर्ड जीन है उसको भी और जो वेक्टर है उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। फिर तीसरी प्रोसेस में अपन सेपरेट करेंगे और आइसोलेट करेंगे अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो ये अपन करते हैं, ये प्रोसेस थ्रू करते हैं अपने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हैं। तो इनके अंदर क्या टेक्निक यूज होती है, तो इनके अंदर अपन सेपरेट करते हैं अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, मॉलिक्यूलर वेट विद द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज इन अ मीडियम। तो जो अपना डीएनए रहता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है और ये रन करता है टूवर्ड्स द एनोड, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रहता है। इनके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अपनी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, तो जो एग्रोस जेल रिक्वायर्ड होती है जो कि अपनी अगर ये जो अगर रहता है वो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द जेलेटिनियम और क्रेसिलेरिया से। और फिर इनके अंदर बफर इंक्लूड करते हैं अपन जो कि कंडक्शन कराते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स का। फिर इनके अंदर अपन कैथोड और एनोड डालते हैं जाकि अपन इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट करें, और इनके अंदर अपन एक वेल्स यानी कि गड्ढे खोदते हैं जो कि अपन इनके अंदर सैंपल्स फिल कर सकें। तो ये अपने को हेल्प करता है चेक इन द डाइजेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर अपन जो सेपरेट करते हैं अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स का ड्यू टू द मेथड ऑफ द सिविंग इफेक्ट से अपन इनको सेपरेट करते हैं, यानी कि जो हल्के रहेंगे और स्मॉल साइज के रहेंगे वो बहुत
दूर तक ट्रैवल करेंगे और जो भारी रहेंगे वो यहीं पे रह जाएंगे। फिर जो अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट रहता है इसको अपन एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं अपने जेएल पीस से फ्रॉम द मेथड कॉल्ड इल्यूशन। तो एक एसडीएस पेज क्या रहता है, एसडीएस यानी कि सोडियम ड्यूसेज सल्फेट रहता है जो कि एक एनायनिक डिटर्जेंट है, और एक पेज यानी कि पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन्स के अंदर, जिसको अपन इसका यूज करते हैं। तो इल्यूशन के पहले अपना जो डीएनए रहता है वो कलरलेस रहता है, तो अपने को डीएनए दिखना तो चाहिए, तो दिखने के लिए अपन क्या टेक्निक का यूज करते हैं, तो अपन इसके अंदर मिला देते हैं। सबसे पहले तो अपन ब्रोमोफिनोल ब्लू या फिर टाउलोडिन ब्लू डाई मिला सकते हैं, या फिर अपन इनको ट्रीट करते हैं एग्रोस जेल को विद द इथिडियम ब्रोमाइड, और अगर इथिडियम ब्रोमाइड के अंदर अपन इनके अंदर यूवी रेज डालेंगे तो ये ऑरेंज बैंड्स की तरह अपने को दिखेंगे। बट जो अपना इथिडियम ब्रोमाइड रहता है ये हाईली म्यूटाजेनिक रहता है, यानी कि ये कार्सिनोजेनिक रहता है, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट रहता है। फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द अपन डिजायर्ड जीन करें यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट्स का, ये करते हैं अपन फ्रॉम द पीसीआर टेक्निक, यानी पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, यानी अपन मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं अपने एक सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट की। तो पीसीआर किसने खोजी थी, ये खोजी थी अपने कैरी म्यूलस ने। तो इनके अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है अपने पीसीआर के अंदर, सबसे पहले अपने को टारगेट डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए रहता है, जो कि अपन जिसको एम्प्लीफाई करना है अपने को। इनके दो सेट ऑफ प्राइमर रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि अपना एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है, एक रिवर्स प्राइमर होता है, जो कि अटैच होता है एट द 3 प्राइम एंड के साथ, और इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट रहते हैं अपने टारगेट डीएनए के। और एक रहता है अपना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी कि जो डीएनए को रेप्लिकेट करने की ताकत रखे, और ये हमेशा थर्मोस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जो अपनी पीसीआर टेक्निक रहती है वो अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस तक काम करती है। तो इसके अंदर अपन यूज करते हैं अपना थर्मस एक्विटिकस, ये एक टेक पॉलीमरेज रहता है। फिर इनके अंदर और रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड आयंस की, फिर अपना एक नाइट्रोजन ट्राइफॉस्फेट का अपना एनटीपीज भी रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि अपना डीऑक्सी एटीपीज वगैरह, सीटीपीज वगैरह, ताकि जो अपना नाइट्रोजन बेसिस है आसानी से जुड़ पाए। तो कैसे प्रोसेस होती है अपनी पीसीआर टेक्निक के अंदर, तो 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, यानी 3 स्टेप इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले रहती है अपनी डीनेचुरेशन, फिर एलिनिलिंग रहती है, फिर इलॉन्गेशन रहता है। जो अपनी जो डीनेचुरेशन रहती है इनके अंदर अपन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, ये अराउंड होती है 95 डिग्री सेल्सियस। फिर जो अपनी एनिलिंग रहती है इनके अंदर अपन प्राइमर को ऐड करते हैं, जो कि अटैच होता है एट द 3 प्राइम एंड ऑन द बोथ साइड। फिर लास्ट में जो प्रोसेस होती है उसको अपन इलॉन्गेशन बोलते हैं, ये अराउंड होती है 72 डिग्री सेल्सियस। इनके अंदर अपन क्या करते हैं, डीएनए का पॉलीमरेज ज्वाइन कर देते हैं, ताकि ये डीएनए की लॉन्ग चेन आपस में बनती जाए। ये साइकिल फर्दर वापस रिपीट हो जाती है। तो 30 साइकिल्स के अंदर ये 1 घंटे के अंदर प्रोसेस होती है। तो ये प्रोड्यूस कर देता अपनी 1 बिलियन कॉपीज को अपने 2n मल्टीपल्स के अंदर फॉर्म करता है। जैसे 2 से 4 बनाएगा, 4 से 16 बनाएगा, 16 से 32 बनाएगा, यानी डबल करता जाएगा सीधा। तो ट्रिक क्या अपने पीसीआर की टेक्निक को, स्टेप्स को याद करने के लिए, जो अपनी डेविल एंजल है वो एलिजाबेथ है, तो डेविल एंजल एलिजाबेथ। तो डी से अपना नेचुरेशन जो कि 95 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, जिसके अंदर अपना ब्रेक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर जो अपना एंजल रहता है उसको अपन एलिलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये 50 to 65 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके अंदर अपन एडिशन करते हैं अपने प्राइमर्स का। फिर इलॉन्गेशन होती है, लास्ट प्रोसेस ये होती है अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर अपन एडिशन करते हैं अपने डी एंटीपीज का। तो पीसीआर रहती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है। जो इसका जो पीसीआर की साइकिल्स रहती है वो थर्मल साइकिल्स भी कहलाती हैं। तो अपनी एप्लीकेशन क्या है पीसीआर की, यानी कहाँ का पीसीआर की टेक्निक यूज होती है, ये डायग्नोसिस के अंदर होती है पैथोजन के। फिर दूसरी होती है डायग्नोसिस ऑफ द स्पेसिफिक म्यूटेशन। फिर तीसरा होता है अपना डायग्नोसिस ऑफ द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर डायग्नोसिस ऑफ द प्लांट पैथोजन। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। फिर इम्पार्शियल डायग्नोसिस और पैलियोंटोलॉजी यानी कि फॉसिल स्टडी के अंदर भी अपन ये यूज होती है पीसीआर टेक्निक। फिर अपन लाइगेशन करेंगे अपने डीएनए फ्रेगमेंट का विद द वेक्टर, यानी कि जो डिजायर्ड जीन है उसको वेक्टर के साथ लाइगेट करेंगे फ्रॉम द डीएनए लाइगेज के थ्रू। फिर जो अपना ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने होस्ट सेल को विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया उसको अपन अपने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये अपन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं फ्रॉम द हीट शॉक मेथड। फिर कुछ वेक्टर डिपेंडेंट जीन्स के थ्रू भी अपन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं होस्ट सेल के अंदर, जैसे कि आर्गोबैक्टीरियम ट्यूम्योफिशियंस, रेट्रोवायरस, इनके थ्रू भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और फिर जो वेक्टर लेस होते हैं वो रहते हैं अपने माइक्रो, जैसे माइक्रो इंजेक्शन हो गया, जीन गन हो गई, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया। फिर अपन करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल की। फिर अपने जो रहता है अपन कल्चर करते हैं अपने जो ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल है उनको लार्ज स्केल पे अपन कल्चर करते हैं, यानी कि जो अपन ने जीन ऐड करा है उसको अपने को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस यानी कमर्शियल स्केल पे भी प्रोड्यूस करना रहता है। तो
जो पहले अपन इसको कल्चर करते हैं अपने लेबोरेटरी के अंदर, फिर लास्ट में अपन कल्चर करते हैं अपने को, और फिर जिस कारण अपने को ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट, और प्योरीफाई करते हैं अपन इसको स्मॉल स्केल पे ही। फिर अपन को लार्ज स्केल पे भी कल्चर करना रहता है, यानी कि इसका अंदर अपन यूज़ करते हैं अपने बायो रिएक्टर या फिर फर्मेंटर्स का। तो ये बायो रिएक्टर्स क्या रहते हैं? बायो रिएक्टर्स एक लार्ज टैंक रहते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं अपने रॉ मटेरियल को इनटू द कमर्शियल बेनिफिशियरी प्रोडक्ट, जैसे कि वैक्सीन, एंटीबायोटिक वगैरह के अंदर ये कन्वर्ट करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप रहता है वो अपना बायो रिएक्टर का वो रहता है स्टीयरिंग टाइप बायो रिएक्टर। तो स्टीयरिंग टाइप बायो रिएक्टर के अंदर भी सिंपल टाइप होता है और एक स्प्रेयर स्टीयर टाइप भी होता है। तो फर्मेंटेशन दो टाइप के अंदर हो सकती है, कंटिन्यूस होती है और एक डिसकंटिन्यूस यानी कि बैच फर्मेंटेशन होती है। तो ये अपना सिंपली डायग्राम है अपना स्टीयर टाइप बायो रिएक्टर का। तो इनके अंदर ये अपना फोम ब्रेकर रहते हैं, इनके अंदर टेम्परेचर रेगुलेटर रहते हैं, फिर अपन इनके अंदर ऑक्सीजन रेगुलेटर रहते हैं, पीएच रेगुलेटर रहते हैं, फिर इनके अंदर एक सैम्पलिंग वाला आउटलेट रहता है, फिर जो इनके अंदर अपन जो बाहर साइड है अपना कोल्ड वाटर आउटलेट डालते हैं ताकि इनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह पाए। तो इनके अंदर कितने टाइप के कंट्रोल प्रेजेंट रहते हैं? 4 टाइप के कंट्रोल प्रेजेंट रहते हैं, जैसे पीएच कंट्रोल हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, अपना फोर्थ कंट्रोल हो गया, ऑक्सीजन डिलीवरी कंट्रोल हो गया। तो स्टीयर टाइप एक सिलेंड्रिकल रहता है जो कि कर्व बेसिस के साथ रहता है, जो इनकी बेसिस रहती हैं वो भी कर्व रहती हैं, जो हेल्प करती हैं अपनी प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द फ्लोथ एंड द एयर के अंदर, और ये मेंटेन करते हैं अपने ऑप्टिमम कंडीशन को और एक्सपोनेंशियल वॉइस के अंदर अपना प्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल को। फिर जो अपन ने बात करी थी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन और बैच फर्मेंटेशन के अंदर, जो कंटिन्यूस फर्मेंटेशन होती है इनके अंदर जो इनोक्यूलम है वो ऐड होता जाता है कंटिन्यूसली और जो प्रोडक्ट रहता है वो कंटिन्यूसली निकलता जाता है। जबकि अपना बैच फॉर्मेशन के अंदर एक बार अपन इनोक्यूलम ऐड कर देंगे, उसके बाद जो अपना प्रोडक्ट आएगा वो बैच के अंदर होगा। फिर लास्ट में अपन ऑब्टेन कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट को, ये होती है अपनी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि इनके अंदर सेपरेशन होता है और प्योरिफिकेशन होता है अपने प्रोडक्ट्स का, यानी कि ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है बिटवीन द अपना बायोसिंथेसिस एंड द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इनके अंदर इन्वॉल्व होता है अपना सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, फिर प्योरिफिकेशन एंड द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, फिर टेस्टिंग होती है और सर्टिफिकेशन होता है अपने प्रोडक्ट का, फिर लास्ट में होती है अपनी पैकेजिंग और मार्केटिंग या फिर सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो अपन ने जितनी भी अभी तक प्रोसेस पढ़ी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, तो अपन ने इसको एक फ्लो चार्ट में बना लिया। सबसे पहले अपन आइसोलेट करेंगे अपने डीएनए को, यानी कि डीएनए को आइसोलेट करा, यानी जो डिजायर्ड जीन है उसको आइसोलेट करा, फिर उसके फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ा फ्रॉम दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर अपन ने सेपरेट करा अपने डिजायर्ड जीन को बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड के थ्रू अपन ने जो अपना डिजायर्ड जीन है उसको सेपरेट आउट करा। फिर पीसीआर यानी कि जो अपना डिजायर्ड जीन है उसको एम्पलीफाई करा, यानी कि उसको बहुत सारी उसकी कॉपीज बना के रख लिए, फिर उसको लाइगेट करा फ्रॉम द डिजायर्ड जीन विद द वेक्टर। फिर जो अपना रिकॉम्बिनेंट वेक्टर था उसको अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल के इंट्रोड्यूस करने के बाद अपन ने इसको कल्चर करा लार्ज स्केल के अंदर। फिर लास्ट में अपन ने इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कराई, यानी कि इसका सेपरेशन कराया, प्योरिफिकेशन कराया और टेस्टिंग कराई। सो गाइस, ये चैप्टर अब यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप बिल्कुल अपडेट रहें इस चैनल से। सो थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।